मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टिकर्स पे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग जो अपनी सीरीज चल रही थी रिवीजन क्लासेस की उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो है आपका चैप्टर नंबर 5 होने वाला है जिसका नाम है वैद्युत चालन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैद्युत चालन से जो संबंधित इंक्लूडेड इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में और कुछ डेरिवेशन भी करेंगे, 2 या 3 से समथिंग डेरिवेशन करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। और एक मेन चीज़ ये भी है कि भाई कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कौन कौन ये वीडियो है देख रहा है। ठीक है, तो आपका कहना वीडियो के लास्ट में कमेंट भी करना है। तो चलिए भाई बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है हमारा वैद्युत धारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वैद्युत धारा क्या होती है, आपको ज्ञात होगा कि कोई भी चालक है उसमें आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब कोई भी चालक है उसमें आवेश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जितना आवेश प्रवाहित होता है उसकी दर को क्या बोला जाता है, तो वैद्युत धारा कहते हैं। तो मान लिया कोई भी चालक है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे जो प्रवाहित आवेश है वो स्मॉल q है और समय जो लग रहा है वो t है, तो उस पर वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका दूसरा फार्मूला जो है Q बराबर NE होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर NE या फिर I बराबर NE/T, ये सेकेंड फार्मूला इसका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वैद्युत धारा जो है कैसी राशि है, तो वैद्युत धारा अदिश राशि है। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जब वैद्युत धारा हम कभी बनाते हैं, कोई भी अगर फिगर बनाते हैं तो उसमें इस तरह से लगा देते हैं। तो ये जो है वैद्युत धारा की दिशा को ना बता के ये क्या है, धन आवेश प्रवाहित होने की दिशा को बताता है, ये वैद्युत धारा की दिशा को नहीं बताता है। ये जो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनकी दिशा को बताता है। इसलिए जो वैद्युत धारा है वो सदिश राशि नहीं है। आप ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लीजिए। वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो वैद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे और इंक्लूड करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे जो कूलाम प्रति सेकंड है इसका मात्रा किसका, एम्पियर की जगह हो जाएगा। तो 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ये चीज़ आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल और अनुगमन वेग के बारे में। तो भाई इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, जो वैद्युत चालन है, ठीक है, जो चालन है जैसे कि धातुएं वगैरह होती हैं, तो धातुओं में चालन किस प्रकार होता है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनके बाह्यतम कोश में 2 या 3 या 1 या 2 या 3 जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए जो है उनका चालन जो है, मतलब क्या है, अगर उन्हें हीट दिया जाता है तो उनका बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, चालक होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाह्यतम कोश में वो फ्रीज हो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जो नाभिक होता है उससे आकर्षण बल द्वारा बंधे हों, तो जो धातुएं होंगी, सॉरी धातुएं नहीं बोल सकते उनको, तो जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, कुछ चालक होंगे। ठीक है, या फिर उन्हें परावैद्युत या अचालक बोल सकते हैं। तो भाई माध्य मुक्त जो पथ है उसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो कोई भी अगर पदार्थ है, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो भी वस्तुएं होती हैं, तो जो मैंने बताया जो वस्तुएं होती है ना उनमें क्या होता है, कुछ तो परमाणु होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में रहते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उसे हीट दिया जाता है या फिर जैसे कि उसे आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो क्या विभवांतर के कारण वो त्वरित हो जाते हैं। त्वरित का मतलब जैसे कोई भी चीज़ है उसका वेग जो है निरंतर समय के साथ बदलता रहे, तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब त्वरित हो जाते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा निकालेंगे इसकी माध्य मुक्त पथ की। ठीक है, माध्य मुक्त पथ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी जो दिशा है और गति है वो बदल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत, ठीक है, जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए भैया माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो धातुओं में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन 2 क्रमागत टक्करों के बीच जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। सीधी सी बात आप याद रखिए, 2 क्रमागत किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ
कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अगर आपसे पूछे शांतिकाल क्या होता है, तो भैया जो टक्कर होती है, ठीक है, उनमें जो समय लगता है, कौन सा समय? माध्य समय। तो दो टक्करों के बीच या किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी में दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है अनुगमन वेग के बारे में। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अनुगमन वेग क्या होता है, तो जब किसी धातु के तार को, ठीक है, कोई भी धातु का तार है, अगर उसे हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी धातु का तार है उसके सिरों को हम लोग बैटरी से जोड़ दें तो उसमें क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो जो विभवांतर होता है उसके कारण जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो त्वरित गति करने लगते हैं। ठीक है, और इसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। जब किसी धातु के तार को, ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की त्वरित गति को क्या नाम दिया गया है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। उसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वी और सफिक्स में डी। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिखा दे रहा हूँ। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? तो I बराबर आपका होता है NeAVD। N जहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई N क्या है, तो यहाँ पे N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? मूल आवेश। ठीक है, E का मान मैंने बताया था 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, A क्या है? तो क्षेत्रफल हो जाएगा। VD क्या है? अनुगमन वेग है। I क्या है? धारा है। ठीक है, याद रहेगा आपको I बराबर NeAVD। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं धारा घनत्व की। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, तो भाई जब किसी चालक में या फिर किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो किसी चालक में किसी बिंदु पर अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहा जाता है? तो धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, ये चीज और इंक्लूड कर लीजिए, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर क्या होता है? I/A, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं पे एक बात आप और इंक्लूड कर लीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि भैया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो J बराबर NeVD। ठीक है, J बराबर क्या हो जाएगा? NeVD। ठीक, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए I बराबर NeAVD होता है, तो I और इसका इधर देखिए ये चीज़ गुणे में है, किस में जाएगी? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले को I/A बराबर NeVD। ठीक है, ये N है आपका, यहाँ पे I/A क्या हो जाएगा? ये J हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से J बराबर I/A है तो J हो जाएगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा? NeVD। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो J बराबर NeVD। अगर आपसे पूछा जाए धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो I बराबर NeAVD। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक, तो वैद्युत प्रतिरोध की काफ़ी सिंपल परिभाषा है, आप सीधा से जान सकते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच भाई विभवांतर लगाया जाता है, अगर कोई भी चालक है उसके सिरों के बीच क्या है? विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, कोई भी चालक है उसके सिरों के बीच अगर विभवांतर स्थापित किया जाए तो उसमें क्या होता है? वैद्युत धारा बहने लगती है। अब जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और R बराबर क्या होता है? V/I, और इसका मात्रा आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है ओम। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी चालक के, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। तो चालक में जो विभवांतर तथा धारा का अनुपात होता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I होता है और इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक, याद रखिएगा।
तो भाई इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो वैद्युत प्रतिरोध है उसकी बीमा क्या होती है, या जो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो भाई देख लीजिए वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा होती है ml² a-2, ठीक है, ml² t-3 a-2, इसकी बीमा हो जाएगी किसकी, प्रतिरोध की, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ गया वो आपका है ओम का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ओम ने किसके बारे में बताया, तो सन 1826 इसमें एक जर्मनी के वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कोई चालक है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिससे क्या बोला गया, ओम का नियम बोला गया, ठीक है। सन 1826 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे क्या गया, ओम का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियतांक होता है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई जो ओम का नियम है वो वास्तविकता में है क्या, ओम ने क्या बताया, स्टेटमेंट क्या दिया, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। अर्थात V/I = कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो ये होता है R के बराबर, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, आपका प्रतिरोध है। यहाँ पे इसके बाद दो फॉर्मूले हैं जो वो आप याद रखिएगा। ये तो आपका ओम का नियम हो गया, मैंने सिर्फ इसका स्टेटमेंट बता दिया। इसके बाद आपको अगर जो उसका फार्मूला करना है तो आप अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक फार्मूला, ये चीज़ आप याद रखिएगा, BD बराबर क्या होता है, तो EV/ml की पावर टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, सरांतिकाल है, V जो है विभव, E हमारा क्या है, आवेश है, M द्रव्यमान है, ठीक है। इसके बाद बात करें R बराबर क्या होता है, तो ml/n E² टाउ A, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपसे बोला जाए कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। काफ़ी सिंपल भाषा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रो बराबर क्या हो जाता है, E/J, ठीक। तो E बराबर क्या हमने पढ़ा था, B/L, या B बराबर B/D पढ़ा था, तो D की जगह क्या है, यहाँ पर लंबाई L ले ली हमने, ठीक है। E बराबर V/L, J बराबर I/A, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। इन दोनों का मान उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, तो हमारा रो बराबर क्या आ गया, V/I × A/L। V/I हम लोगों ने अभी ओम के नियम से पढ़ा था, क्या था, R था, तो यहाँ पे क्या आ गया, R हो गया। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या हो गया, रो बराबर R × A/L, ठीक है। इसके बाद बात करें हम विशिष्ट चालकता की। अगर आपसे पूछे इसका मात्रक क्या, ओम × मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ओम मीटर बोल सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भैया रो बराबर E/J होता है। इसकी परिभाषा ही इसी तरह से निकली थी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और धारा घनत्व है उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, रो बराबर E/J है, तो अगर 1/ρ है इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा है, तो J/E हो जाएगा, ठीक है, J/E। अब इसका मान निकालेंगे, मान लिया हम J का, तो E का गुणा इसमें हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ भाग में है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, E × सिग्मा, या फिर सिग्मा × E, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। धारा घनत्व बराबर किसके होता है, तो विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फॉर्मूला आपको करना है, याद करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा की, ठीक है।
तो भाई अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि भाई जब कोई तार है अगर उसे बैटरी से जोड़ते थे तो क्या होता है, तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपवाह वेग से या अनुगमन वेग से चलने लगते थे। ठीक है, और तार में जो है वैद्युत धारा बहने लगती थी। तो इलेक्ट्रॉन तार के धन आयनों से टकराते रहते थे और जो बैटरी है वह उसमें जो है ऊर्जा का क्षय लगातार होता रहता था। ठीक है, जो ऊर्जा का क्षय होता था तो इसी जो तार है उसमें वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो बैटरी से ऊर्जा ली जाती थी। ठीक है, जो बैटरी से ऊर्जा ली जाती थी उसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, इसके फार्मूले आपको जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, तो W बराबर VIT, दूसरा कौन सा हो जाएगा I² RT, तीसरा V² T/R। ठीक है, ये ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, तो वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, VIT, इसके बराबर I² RT, ये V² T/R। ठीक है, ये कितने फार्मूले हो गए, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया ऊष्मा क्या होती है, ठीक है, अगर आपको ये तो पता ही होगा कि भैया 1 कैलोरी ऊष्मा जो है 4.2 जूल कार्य या ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको अगर ऊष्मा में बदलेंगे तो ऊष्मा में क्या हो जाएगा, H बराबर W/4.2। मतलब जहाँ पे भी आपको W वाली यूनिट्स दिख रही हैं, मतलब W वाली जो वैल्यू दिख रही है उसमें 4.2 का हम भाग देंगे तो किस में बदल जाएगी ये, तो जो कार्य है या ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी, तो ऊष्मा में बदल जाएगी। ठीक है, ये फार्मूले भी आप याद रखिए, H बराबर W/4.2। तो जितने भी इसके फार्मूले हैं 3 फार्मूले इसके भी आपके बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय मतलब होता है नष्ट होने की दर को क्या कहा जाता है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W/T हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, तो P होती है W/T हो जाएगा। इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है सीधा वाट, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा मात्रक कौन सा हो सकता है, तो जूल प्रति सेकंड है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत शक्ति के फार्मूले कहाँ से आए हैं, ये P बराबर VI I² R V²/R, ये कहाँ से आए हैं, तो देखिए एक बात यहाँ पे W/T है, तो जहाँ पे W का मान हम यहाँ पे रखेंगे VIT, तो T से T कट गया, यहाँ पे भी T से T कट गया, यहाँ पे से T से T कट गया। तो इसके जो 3 फार्मूले आपके बन के आ गए। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। इसके बाद आप 3 तो ये हो गया, इसके बाद 3 ये हो गए, इसके बाद 3 ये हो गए। तो आपके कितने फार्मूले, टोटल 9 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे सिर्फ 3 फार्मूले याद करने से। 6 अतिरिक्त फार्मूले आपको याद हो रहे हैं, तो आपके क्या है, W बराबर VIT I² RT V² T/R। ये हो गया आपका वैद्युत ऊर्जा के बारे में। ऊष्मा होगा तो 4.2 से भाग हो जाएगा। अगर हम लोग वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य निकालेंगे तो स्मॉल t से भाग हो जाएगा, किसमें, W वाले में। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। एक चीज़ आप और नोटिस करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किलोवाट किसका मात्रक है, तो किलोवाट जो है वो किसका मात्रक है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है, तो भाई वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है किलोवाट घंटा और किलोवाट के बारे में। तो किलोवाट किसका मात्रक है, तो वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वो ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर ये सामर्थ्य कितना होता है, तो 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट और 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो ये 746 वाट होते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। ये चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, उसकी यूनिट किस तरह से निकालते हैं, तो उसकी यूनिट का जो है 2 फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000। ठीक है, दूसरा कौन सा है, वाट गुणे घंटे बटे 1000। ठीक, ये फार्मूले हैं किसका, कोई भी यूनिट जो है, यूनिट जो विद्युत यूनिट है उसकी गणना हम किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। यूनिट वाला क्या होता है, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000 या फिर वाट गुणे घंटे बटे 1000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिट वाला फार्मूला। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशंस पे। ठीक है, हम लोग अब करने वाले हैं डेरिवेशन। तो भाई ये क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। जिस तरह से हम लोगों ने धारिता का संयोजन पढ़ा था, उसी तरह से क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, जैसे कि रेडियो वगैरह होता है और भी चीज़ें होती हैं, उनमें जब कोई बड़ा प्रतिरोध हमें चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ के या उनका योग करके, या संयोजन बोलते हैं जिसको, योग को, तो वो करके जो है
जितना प्रतिरोध हमें चाहिए होता है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसा भाई हम लोग धारिता में पढ़े थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे 2-1 वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक बैटरी जुड़ी हुई है, तो प्लस माइनस यहाँ पे देखिए आपको बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा कहाँ पे है, तो आई ही एम्पेयर की धारा है यहाँ पे। ठीक है, धारा जो है क्या है, आई एम्पेयर की ही धारा है। तो धारा जो है सभी में समान रूप से प्रवाहित है हो रही है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए जो विभव है इसका V है, तो पहले के लिए विभव V1 है, दूसरे के लिए विभव V2 है, तीसरे के लिए विभव V3। तो भाई एक चीज समान हो सकती है। ठीक है, तो धारा समान होगी या विभव समान होगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। मुझे नहीं लगता है कि कोई परिभाषा जो है लिखाने की जरूरत है। अगर आपसे बोला जाए AB के बीच प्रतिरोध कौन सा है, तो R1 है, VC के बीच प्रतिरोध R2 है और CD के बीच प्रतिरोध R3 है। 3 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया है। धारा कौन सी, I प्रवाहित हो रही है और एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, किनके बीच में, AD के बीच में। ठीक, इतनी बात आप लिख लेंगे। ठीक है, जो AD है या फिर जो R1 प्रतिरोध है उसमें V1 विभव है, R2 में V2 विभव है। ठीक है, R3 में V3 विभव है। तो ये चीज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना V बराबर IR से। V बराबर क्या हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे विभव। ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को मान उठा के रख दिया हमने। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए IR बराबर I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या किया, जो तीनों प्रतिरोधों की जगह हमने एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त किया जिसमें V वोल्ट का विभव प्रवाहित करने पर या V वोल्ट का विभव लगाने पर उसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो, तो B बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, B की जगह हमने क्या रख दिया, IR रख दिया। तो I से I यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर यही हमारा आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम की बात करेंगे। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग धारिता वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या था भाई, धारा एक थी लेकिन R1 में जा रही थी तो I1 हो जा रही थी, I2 में जा रही तो R2 हो जा रही थी। ठीक है, R2 में I2 हो जा रही थी, R3 में I3 हो जा रही। ठीक है, धारा एक ही थी, I निकली थी। ठीक है, लेकिन जो प्रतिरोध है उनके हिसाब से धारा बढ़ गई थी। पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। इनका विभव क्या था, V था। ठीक है, धारा को हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो आप। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ा है, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R है, I बराबर V/R, तो I1 बराबर V/R1। ठीक है, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ठीक, अब I देखो तीनों एक ही चीज है, तो हमने क्या किया, इसमें V कॉमन कर लिया, V। तो यह क्या, I बराबर V टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब क्या किया, तीनों प्रतिरोधों की जगह एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त करें जिसमें V वोल्ट का विभव लगाने पर I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो। सीधी बात है। ठीक है, तो V/I किसकी जगह, I की जगह क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। तो V/R बराबर V टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल आउट, हमारा क्या आ गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो प्रतिरोध है उनका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रतिरोध है उनका समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।